हमने जो जनसंघर्ष के साथी लोग हैं, जो अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेश में जल, जंगल, जमीन, खनिज की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे जनसंघर्ष संगठनों का जो उनका आंदोलन क्या है, वो उनकी लड़ाई क्या है, क्यों लड़ रहे हैं, क्या सवाल है, उसको लेके पूरा रखा है। जो यहाँ पे देखा जाए तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और कच्छ से लेके आसाम तक के सब साथी लोग हैं और सबको अपने बोलने का मौका, क्योंकि बहुत सारे साथी लोगों को होता है हमेशा ऐसे बड़े कार्यक्रमों में, बड़े प्रोग्राम में, बड़े इवेंट में कि भाई हमें हमारी बात रखनी थी मगर हमें पर्याप्त टाइम नहीं दिया गया, तो हम और साथी को भी सुने। इसीलिए हर एक आंदोलन, हर एक राज्य के एक एक आंदोलन, क्योंकि सभी जो यहाँ साथी लोग जो आए हुए हैं वो धरातल पे, जमीनी पे अपना संघर्ष कर रहे हैं। वो चाहे जंगल का संघर्ष हो, चाहे पानी का संघर्ष हो, चाहे विस्थापन का समस्या हो, चाहे खनन का हो, चाहे भूमि का हो, जो भी हो, मगर सबका समय को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य में जो गतिविधियां चल रही है, अपने संगठन में जो गतिविधियां चल रही है, अपने संघर्ष में जो गतिविधियां चल रही है, उनका 5 मिनट में बयान करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कम से कम हम सबको पूरा उचित समय दे पाएंगे। मैं यहाँ एक अनाउंस करना चाहूँगा कि नेशनल हॉकर फेडरेशन जो ऑल इंडिया का फेडरेशन है, उसके अहमदाबाद के जो साथी है उन्होंने भी ये पूरे सम्मेलन को अपना सहयोग घोषित किया है। उनका भी हम स्वागत करते हैं जो दोपहर के बाद जो आए हैं। अभी जो है दूसरा एक है कि जिन साथियों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा गया है या पंजीकरण नहीं हुआ है, वो कृपया बाहर अपना पंजीकरण करा दे। अभी के सत्र में मैं 4 लोगों को निमंत्रित करता हूँ। उसमें अशोक चौधरी जी आदिवासी एकता परिषद के जो राष्ट्रीय सचिव है, उनको निमंत्रित करता हूँ। विद्या दिनकर जी मैंगलोर से, जो कर्नाटक में बिल्कुल स्पेशल इकोनॉमिक जोन के खिलाफ और वहाँ के मछुआरों के अधिकार के लिए संघर्षशील है, विद्या दिनकर जी। और मैं रोमा जी को निमंत्रित करता हूँ। रोमा जी, क्योंकि रोमा जी का परिचय देना यहाँ इतना वो नहीं है, तो रोमा जी आइए आप। और हमारे बिहार के साथी इफ्तार भाई, संजीव, बिहार के साथी, हाँ, इरफान भाई को निमंत्रित करता हूँ। और जो हमारे झारखंड के साथी केसी मार्डी जी, उनको निमंत्रित करता हूँ। तमिलनाडु से जो शिवराज जी आए हैं, उनको भी निमंत्रित करते हैं। यहाँ जो मंच पे विराजमान है, इन सबको ये सत्र के समापन के बाद उनको एक पूरा ब्यौरा देना होगा, तो आपका जिम्मेदारी है। तो अभी कहाँ से हम शुरू करें, चलो बताइए। राजस्थान से शुरू करें, मध्य प्रदेश से शुरू करें, गुजरात के तो कल ही रखेंगे। गुजरात के जो साथी है गुजरात के आंदोलन के, उनका कल ही हम करेंगे। जो बाहर के राज्य से आए हैं उन साथियों को आज हम सुनेंगे। तो कहाँ से शुरू करें? राजस्थान से। हेमराज जी से शुरू करें।
सम्राट जी 5 मिनट, हाँ माफ करना, 9 लाख बार यहाँ चाहिए। नेक्स्ट बुला लो। नेक्स्ट राजस्थान में से दूसरा कौन है? हरियाणा। कहाँ से आप? हरियाणा से। हरियाणा से। नेक्स्ट हरियाणा से। आपका नाम जरा चिट्ठी में मुझे बता दें। सम्मानित भाई, मेरे सामने बैठे सब मेरे साथियों, और जिंदाबाद। मैं चित्तौड़ जिले का रहने वाला हूँ और वहाँ हिंदुस्तान में सेकंड सबसे ज़्यादा सीमेंट फैक्ट्री है चित्तौड़ जिले में है। और वो सीमेंट फैक्ट्री 10 किलोमीटर लंबी, 15 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है जहाँ पर 400 मीटर डिपोजिट लाइमस्टोन जमा, और एक फैक्ट्री 1 किलोमीटर पे 200 साल चल सकती है। तो अभी इस साल 29 सीमेंट फैक्ट्री में एमओयू साइन हुए और सब लोग वहाँ सीमेंट फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। और जमीन इतनी फर्टाइल है, कोई भी फसल वहाँ डालोगे सब फसल होगी, और सीमेंट फैक्ट्री की भी बहुत वो है वहाँ। तो सब लोग वहाँ सीमेंट फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और अच्छी जमीन लेना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि जो जमीन अच्छी है, जिसमें 4 फसल 3 फसल होती है, उसको नहीं लिया जाए। तो इसके लिए बहुत वहाँ संघर्ष चल रहा है। उनके दलाल भी काम करते हैं, उनके सारे लोग, उनके जब कोई भी जैसे वंडर सीमेंट फैक्ट्री है वो वहाँ आई तो सारे लोग हमारे पास आए कि हम ज़मीन देना नहीं चाहते हैं। तो हमने उनको रात की 12 बजे मीटिंग करी, उनका भी बताओ तुम वास्तव में ज़मीन देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो? तो उन्होंने कहा साहब अंदर की बात तो है कि हमको ज़मीन देना उनको। तो फिर हमने कहा हमको क्यों बुलाया? कि आपके साथ हम इसलिए रह रहे हैं कि हमको आप लड़ोगे तो हमको पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो हमने कहा फिर हम तो आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। फिर भी हमने उनकी लड़ाई लड़ी और जो हमारे साथ रहे उनको 10 लाख रुपए मिले पर बीघा के, जो हमारे साथ नहीं रहे उनको 2.5 लाख रुपए मिले। तो ये किसान भी बहुत होशियार हो गया और बहुत चालाक हो गया, लेकिन उनको जिनको भी पैसा मिला उनकी आज स्थिति बहुत खराब है, वो पैसा उनके पास है ही नहीं है। 4-5 किसान उनमें से ठीक है, बाकी की ज़िंदगी ऐसी हो रही है। तो दूसरी बात है कि फैक्ट्री में 20% लोग तो एब्सेंटी लैंड है, जिनके बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, वो ज़मीन के उनके चौकीदारी ज़मीन पे बाप बैठा है तो वो ज़मीन देना चाहते हैं। और 20% लोग जो जिनका खेती से ज़िंदगी चल रहा है वो ज़मीन देना नहीं चाहते हैं। और बाकी रेस्ट लोग जो आदिवासी दलित है उनका 1-2 बीघा ज़मीन है वो भी गिरवे पड़ी है, तो वो भी कहते हैं भाई 1-2 बीघा से हमारा कुछ हो ही नहीं रहा, पैसे मिल रहे हैं, ले लो, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, टेप रिकॉर्ड खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे, तो इसलिए वो भी ज़मीन देना चाहते हैं। तो ज़मीनों की लड़ाई बहुत। और हमारे वहाँ एक गाँव है हट्टीपुरा, वहाँ की सब ज़मीन आदिवासियों की लाइव, वहाँ पर रेड ऑक्साइड बहुत है, तो वहाँ सब ज़मीन ले ली, सारी ज़मीन ले ली। और वैसे नाम पे वो सिर्फ आदिवासी के नाम पे, बाकी ज़मीन सब मालिकों के नाम पे, पूरी ज़मीन को खोद दी, चारों तरफ खाने ही खाने हैं। तो ये सब वहाँ लूट जमीन खाने की लूट मच रही है। बस इतनी बात है, धन्यवाद। राजस्थान अलवर से हमारे साथी मुंशी खाजी। अध्यक्ष मंडल और देश से आए हुए तमाम साथियों, राजस्थान का जो दिल्ली और राजस्थान के बीच में जो क्षेत्र है, जो अरावली पर्वत है, वे सारा का सारा वो अलवर से और दिल्ली तक का, और वो जो ज़मीनें हैं वो सारी की सारी ज़मीनें एक्वायर कर ली, पहले ही एक्वायर कर ली, फैक्ट्रियों के नाम से एक्वायर कर ली और मुआवजा भी नहीं दिए। ये हालत रही। अभी ज़मीनें जो पहाड़ हैं वो सारे पहाड़ फोर्स के नाम से, मिलिट्री के नाम से सारे पहाड़ अलवर के वो सारे के सारे कर ले गए, मिलिट्री वहाँ बिठा दी गई है और ज़मीनें पहले ले ली हैं, जो उस तरह की ज़मीनें वो ले ली। ये हालात है वहाँ का। एक जाजौर नाम से एक पहाड़ का जो क्षेत्र है जो कई किलोमीटर में है, और उन पहाड़ों में यहाँ तक न तो कोई पशु जा रहा है, न बकरी जा रही है, न गाय जा रही है, न कुछ जा रही है, बिल्कुल बॉर्डर कर दिया और सिक्योरिटी और प्राइवेट और सरकारी सिक्योरिटी बिठा दी और सारे के सारे वहाँ के किसान तबाह बर्बाद हो रहे हैं। ये अभी उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और वो सारा का सारा जो रास्ते निकल रहे हैं, जो गलरेला बन रहा है, ये उस क्षेत्र में होकर आ रहा है।
मेवात जिसको कहते हैं, जो ये हाईवे है 8 नंबर का, वह पूरा का पूरा उसमें आ रहा है। और इंडस्ट्रीज कॉरिडोर जो बन रहा है वो वहाँ से वो बन रहा है। वे राजस्थान में वह हिस्सा इस तरह का है जो दिल्ली की तरह वो हो गया और वहीं से शुरू हो रही है, वो चालू हो गया है। वहाँ बैरोड और वह जो सारा का सारा इंडस्ट्रीज एरिया है, वहाँ वो सारी की सारी वो तार कसी कर ली है उन्होंने, वो अपने गार्ड दिए हैं और वो काम शुरू कर दिया है, जिसकी लड़ाई वहाँ लड़ी जा रही है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं किसी और राज्य के आगे जाने से पहले हमारे शक्तिमान दादा को यहाँ मंच पे आमंत्रित करता हूँ। शक्तिमान दादा नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के प्रमुख है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लीडर है। तो शक्तिमान दादा का तालियों से स्वागत हो। आइए कॉमरेड। साथी प्रेसिडियम और पूरा देश से जो आए, खास करके गुजरात की लड़ाकू छाती को सलाम देते हुए मेरा भाषण शुरू कर रहा हूं। पहले छत्र में जो भाषण हुआ है, जमीन को लेके, जमीन की हड़प से शुरू करके उनका अधिकार की लड़ाई सब आया है, मगर मुझे लगा उसमें सिर्फ जमीन रूरल में नहीं, जंगल में नहीं, जमीन शहर की भी लूट हो रही है, उसका बारे में जिगर सामने नहीं आया है। क्योंकि सरकार का जो मनवासना है, उसका जो प्लानिंग के आधार पर 2030 के अंदर में हिंदुस्तान की पॉपुलेशन की 50% मोर देन वो शहर में रहेंगे। और वो आने वाला समय में मुझे जो देख रहे, जो लड़ाई, वो लड़ाई खास करके शहर के ऊपर ज्यादा होगा। शहर में मेरा ऑर्गेनाइजेशन नेशनल हॉकर फेडरेशन देश की 8 राज्य में रोज हमें संघर्ष करने पड़ रहे अपना जमीनी हक के लिए। आप जानते हैं जो 2014 में हमारा कानून बना पार्लियामेंट से, लंबा संघर्ष, मेरा जीवन की 50 साल मैंने बिताया इस अधिकार की लड़ाई में, जो लास्ट 20 साल इंच टू इंच रोज लड़ने पड़ा था, 8 बार पार्लियामेंट घेराव करने पड़ा था। उससे ज्यादा लड़ाई हमें आज करने पड़ रहे। जनता की सबसे बड़ा अदालत पार्लियामेंट से कानून पास हुआ, उस कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए, कानून को रक्षा करने का जिनका ड्यूटी था, वो रोज कानून को तोड़ रहे, हमारा कानून को, और हमें लड़ाई करने पड़े इस कानून को बचाने की लड़ाई। साथी, आप लोग सब जानते हैं ये बात, हमने सुना नहीं, मेरा अशोक दा का भाषण सुना, इसके बाद मेधा बहन का, इसके बाद कानू जी का, इसका पहले भाषण अनिल जी को हुआ तो उनको नहीं सुना था, नहीं सुना। यह चर्चा में स्मार्ट सिटी के बारे में आया कि नहीं, मैं जब सुना था आया नहीं था उस समय। मोदी जी का ख्वाब 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और इसका ऐलान करने का पहले ही हम लोग जानते थे, इसीलिए हम लोग पहले ही रास्ते में 2 साल पहले से ही ये लड़ाई शुरू किया था। एक आवाज पर मुझे स्मार्ट सिटी नहीं रोटी चाहिए, मोदी जी स्मार्ट सिटी नहीं रोटी चाहिए। जिस देश में 77% जनता की रोज की कमाई 20 रुपया, उस देश में स्मार्ट सिटी नहीं, रोटी और काम चाहिए। ये आवाज लेके नेशनल हॉकर फेडरेशन लास्ट फरवरी 2 तारीख को रामलीला मैदान टू पार्लियामेंट मार्च किया था। हमें जब डिक्लेयर होने का साथ साथ हर जगह पर रोज संघर्ष करने पड़ रहे कानून रहने का बाद,
चाहे वो मध्य प्रदेश की इंदौर हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, चाहे पंडिचेरी हो या जम्मू कश्मीर में, कल जम्मू से जाने का हूँ, जिस तरीका से हटा रहे इन हॉकरों से शुरू करके, क्योंकि आप देखेंगे जो यूपीए गवर्नमेंट ने 6 सामाजिक कानून जो बनाया था, 100 दिन की काम की एनआरजीए से शुरू करके, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, भोजन के अधिकार, राइट टू एजुकेशन, और उनका साथ फॉरेस्ट एक्ट एंड स्ट्रीट वेंडर्स, ये 6 कानून में 2 कानून सबसे ज्यादा कठिन हो रहे इम्प्लीमेंट करने के लिए। वो एक फॉरेस्ट एक्ट, बिकॉज वो जो जमीन है, वो जमीन की नीचू का संपत्ति जिंदाल से शुरू करके टाटा, बिरला, डालमिया, बाबत लाल सिंघानिया, बाजोरिया, गोयनका को चाहिए। और शहर की जमीन, जिस कानून में तमाम शहर जहां जहां कॉर्पोरेशन या शहर की जनता की पॉपुलेशन की 2.5% जमीन की हकदार कानूनी हिसाब से फुटपाथ दुकानदार को मिला है, और वो जमीन की भाव इतना है जो उनको लेने के लिए हमें प्रतिदिन संघर्ष करने पड़ रहे, क्योंकि वो जमीन कॉर्पोरेट सेक्टर को चाहिए। वो जमीन देने नहीं चाह रहे इन द नेम ऑफ अर्बनाइजेशन, इन द नेम ऑफ स्मार्ट सिटी। आप जानते हैं जो खबर रखते हैं, स्मार्ट सिटी इतना डेंजर जो बनाने जा रहे, जिसका प्लान, इसका पहले अर्बन रिन्यूअल मिशन में हम लोग देखा थे, जिसमें मेधा बहन ने बोलते थे, हम लोग बोलते थे ये अर्बन रिन्यूअल मिशन नहीं, रिन्यूअल मिशन है। वैसा ही वो उसका फाउंडेशन है इस स्मार्ट सिटी का, जिस फाउंडेशन के ऊपर में ये स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। और सबसे डेंजर जो पॉलिटिक्स एसपीवी, वो इतना डेंजर रूप में आ रहे, जिस तरीका से उनको कॉर्पोरेट सेक्टर से शुरू करके आईएएस आईपीएस कंट्रोल करने जा रहे, जहां इलेक्टेड मेंबर की, जहां 74 अमेंडमेंट की, जहां कोई एरिया कमेटी किसी का कोई भूमिका नहीं है इसमें, जहां स्मार्ट सिटी सिर्फ उनके लिए बंद है जिनके पास सब कुछ खरीद करने का हिम्मत है। उस शहर में न हॉकर रहेंगे, न रिक्शा पुलर रहेंगे, न ऑटो रहेंगे, न झुपड़ी रहेंगे, स्लम रहेंगे। उड़ीसा भुवनेश्वर में 50,000 झुपड़ी भाषी को हटाने की परिकल्पना बनाया। मध्य प्रदेश की इंदौर में 5,000 गाड़ी को लेकर तोड़ देकर जला दे रहे। हमें रोज इंटरनेट पे देखेंगे हर जगह पर लड़ाई, नेशनल हॉकर फेडरेशन पूरा देश लड़ाई लड़ रहे, साथ साथ कोर्ट में, दोनों जगह पर लगातार ये संघर्ष हम लोग को जारी है। हम लोग जानते से अकेले लड़ाई करके कानून तो बनाया, बट वो कानून रखना मुश्किल होगा अगर हम सब मिलके ये बड़ा आक्रमण के खिलाफ, ये भूमनीकरण के खिलाफ अगर बड़ा लड़ाई हम मिलकर ना करें तो आने वाला काल हमारे ये कानून को बचाना मुश्किल। क्योंकि मोदी जी का जो ख्वाब स्मार्ट सिटी उसको करना है तो हमारा कानून को चेंज करने पड़ेंगे। वो कानून चेंज करने का परिकल्पना कर रहे, हम लोग सिद्धांत किया है। हाँ, गांधी जी के यहाँ पर हम खड़ा है, ये बात सही है। जो हम लड़ाई करके इस जगह जो आए, सिर्फ अहिंसा होता तो हम जीतते नहीं, हमें सहिंसा पद भी लेने पड़ा। हमको आईना में जैसा चेहरा देखा हम वैसा चेहरा दिखाया, कल भी वैसा चेहरा देखे। हम लड़ेंगे, लड़के हमारा अधिकार को हम लेंगे, ये विश्वास दिला के आप सबको धन्यवाद देके मेरा बात करता हूँ। शक्तिमान दादा, आपको स्टेज पे विराजमान होना है। अभी हरियाणा से डॉक्टर बलबीर सिंह ठाकन जी को मैं निमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर बलबीर सिंह। आदरणीय मंच व सभी उपस्थित संघर्षशील भाई व बहनों, मैं अखिल भारतीय किसान सभा का ऑफिस सेक्रेटरी के नाते हरियाणा से आपके बीच में उपस्थित हूँ। हम मूलतः कर्मचारी
रहे, कर्मचारी नेता रहे, कर्मचारी संगठनों से निकल के हम खेती किसानी के मोर्चे पे काम कर रहे हैं। 2 साथी हम हरियाणा से आए, दूसरे साथी रिटायर्ड तहसीलदार हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे। मैं मूलतः वेटनरी डॉक्टर रहा हूँ। 8 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके अभी किसानों के संगठन पे हम काम कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था किस रूप में संचालित होती है, हम कर्मचारी रहे, कर्मचारी नेता रहे, थोड़ा सा इसकी चाल को बेहतर समझते हैं। और जो दिक्कतें ये जनता के लिए खड़ी करती है, हम उस पर कुछ मदद करते हैं, उनके संघर्षों को आगे बढ़ाने का हम काम करते हैं। अभी जो मूलतः हमारा नारा जिस रूप में मंच से परिलक्षित हो रहा है कि हमारी जमीन बचे, और जमीन के जितने भी संसाधन हैं उससे जुड़ी हुई जो संपदा है, वो जल है, वो खनिज है, वो हवा है, आकाश है, जो भी चीज वो बचे। इसको जो सरकारें हैं वो 2 तरीके से छीनने का कोशिश कर रही है। एक तो सीधा अधिग्रहण की मार्फत उसको छीना जा रहा है, जो हमें नजर आता है। मेरे से पूर्व वक्ता साथी राजस्थान से कुछ बता रहे थे कि किसान सियाने हो गए और वो ज्यादा मुआवजे की मांग करते हैं। ये अकेली सियाणपत नहीं है, ये उनकी लाचारी भी। ये व्यवस्था ऐसी हालात पैदा कर रही है कि आदमी इस खेती को छोड़ के तौबा कर ले कि दाया थारी इस खेती पे, ये राखो थारे करने में और राट हो लू। इसके पीछे जो धारणा है वो ये है। अब हम देख रहे हैं इस रूप में हम किसानों के मोर्चे पे काम करते हैं। मूलतः हमारा प्रदेश सिर्फ खेती पे आश्रित है, वहां खेती एक संपदा है और दूसरी संपदाएं इतनी ज्यादा नहीं। तो फसलों के वाजिब भाव की बात है, एक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात हमारे बीच में ज्यादा प्रसारित होती है। मूलतः वो किसान आयोग है, राष्ट्रीय किसान आयोग। जब 2004 में यूपीए फर्स्ट बढ़ा, ये लेफ्ट फ्रंट के एक बड़ी भूमिका थी उस सरकार के गठन में। तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम जो बना, उसकी एक परिणति थी किसान आयोग, जिसके 1.5 साल में लगभग 5 रिपोर्ट आई। इस खेती के संकट से कैसे उबरा जाए उसने एक रास्ता बताया। डॉक्टर स्वामीनाथन उसके अध्यक्ष रहे। वो एक बड़े कृषि वैज्ञानिक रहे जिन्होंने देश को भूखमरी से बाहर निकाला। कर्जे की मुक्ति के कारण कैसे हो, उसको सस्ता कर्जा कैसे मिले, उसको लाभप्रद मूल्य कैसे हो, किसान जिस दिन कमाने में लाचार हो जाए उसकी सामाजिक सुरक्षा क्या हो, उसकी फसलों के भाव की बात हो, उनके नुकसान की बात हो, प्राकृतिक आपदाएं, इसके मामले में कुछ उसने सुझाव दिए। राष्ट्रीय कृषि नीति की वो बात बनी। जब तक इस लेफ्ट फ्रंट का उस सरकार पे दबाव था, ये बातें आगे बढ़ती रही। जब वो इससे बाहर हुआ तो वो चीजें साइड लाइन होती चली गई। वो चाहे कांग्रेस की सत्ता थी, चाहे अब मोदी की सत्ता है। एक बड़ा वायदा किया गया था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन हम देखते हैं आज कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने एफिडेविट देके, हल्फनामा देके उस बात को नकार दिया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सकता। अगर उसको लागू किया जाएगा तो देश का बाजार तबाह हो जाएगा। इस खेती की, किसानी की, इससे जुड़े हुए मजदूर की चिंता इस मोदी सरकार को नहीं है। उसको देश को बाजार की चिंता है, और जो बाजार को संचालित कर रही है शक्तियां, उनकी चिंता उसको ज्यादा है। 80% 70% जनता अनाज को पैदा करने भी वाली वही है, उसको प्रयोग करने वाली, उपयोग करने वाली भी वही है। तो फिर कौन सी शक्तियां इससे प्रभावित होंगी, यह समझा जा सकता है। इसके साथ ही फसलों के वाजिब भावों के साथ उनकी खरीद निश्चित हो। फसलें खरीदी जानी चाहिए, सिर्फ भाव इतना ना हो। पंजाब हरियाणा का हाईकोर्ट में किसान गए, पंजाब के और हरियाणा के, बाजरा और मक्का की खरीद के लिए। मक्का का 1600 रुपये भाव है प्रति क्विंटल, तो उसको सरकार ने मना कर दिया कि नहीं खरीदा जा सकता। स्वामी शांता कामार कमेटी की रिपोर्ट आई, वो ये कह रही है कि खरीदने की व्यवस्था को सारी को बंद कर दिया जाना चाहिए।
इन चीजों से खेती उजड़ जाए, ऐसे हालात पैदा हो जाए, ये जमीन किसान अपने आप छोड़ के भाग जाए, ये उसके लिए घाटे का सौदा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये भी इन संसाधनों को लूटने का एक तरीका है। इसके साथ अभी एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात आई। 2 मिनट में मैं एक बात रखना चाहूंगा। काफी ढिंढोरा पीटा जा रहा है, हमने उसका मूल्यांकन किया हरियाणा के संदर्भ में। पहले जो मुआवजे की बातें होती थी प्राकृतिक आपदाओं में, आग, शीतलहर, बाढ़, लू, इनसे अगर फसलें मारी जाती थी तो हम उनका मुआवजा लेते थे। अभी पिछले 2 साल में हरियाणा सरकार से हमने 2500 करोड़ रुपए 2-3 फसलों का मुआवजा लिया। अभी 800 करोड़ रुपए का मामला हमारा हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहा है। अब एक सुप्रीम कोर्ट में रिट थी, उसमें गुजरात सरकार भी शामिल है। वो मना कर रहे थे कि इन प्रदेश में अकाल ही नहीं पड़ा। एफिडेविट दे रहे वहां पे, बल्कि हरियाणा सरकार ने भी एफिडेविट दिया है कि हरियाणा में कभी अकाल नहीं पड़ता, प्राकृतिक आपदा कभी आती ही नहीं। तो प्राकृतिक अकाल कभी पड़ता नहीं, शीतलहर, पाड़ा, मुआवजा, आग इसमें है नहीं, तो बीमा फिर किस बात का? ये बीमा कुछ वैसा सा हुआ कि आपकी गाड़ी का बीमा तो है, लेकिन आप उसको सड़क पे लेके नहीं आएंगे, गैराज में खड़ी अगर कहीं बिगड़ जाएगा तो आपने बीमा दे देंगे। ऐसा सा बीमे की बात की जा रही है। 5000 रुपये एकड़ प्रति एकड़ कपास का जो प्रीमियम जाएगा अभी सरकार को। और आप हैरानी व्यक्त करेंगे, हमारा जो बेल्ट है वो राजस्थान से टच करती है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, रेतीला सा इलाका है, बारिश पे ज्यादा आश्रित है। वहां 20 मण किले की कपास पैदा होती है उस रेतीले इलाके में। और इस बीमा पॉलिसी पे जो एवरेज उत्पादन रखा है वो 4 मण रखा है कि 1 एकड़ में जब तक 4 मण कपास पैदा होगी तब तक तो वो अकाल नहीं माना जाएगा, वो संवत माना जाएगा, समा माना जाएगा। अगर 4 मण से नीचे आई तो फिर अकाल की परिभाषा में वो आएगा। और वो 4 मण तय किसने करना है? वो उस बीमा कंपनियों ने, रूनी के एजेंट ने तय करना है, सरकार की और पंचायती व्यवस्थाओं की उसमें कोई भूमिका नहीं है। तो इन चीजों का अगर हम एक साथ जोड़ के देखते हैं तो चारों तरफ से हालात ये पैदा किए जा रहे हैं कि खेती किसानी को किसान छोड़ के चला जाए। इसलिए रबी फसल में नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश में इस बात के मूल्यांकन के लिए गए थे कि इन्होंने नुकसान कितना है, और भाषण ये दे रहे हैं कि तुम खेती कर क्यों रहे हो, इसको छोड़ क्यों ना देते। तो ये परिस्थितियां हैं, इन पे हमें एक रणनीति बनानी होगी और भविष्य में इस लड़ाई को और मजबूत करना होगा। जय जनता, जय संघर्ष। धन्यवाद। मैं यहाँ जो साथी अपने राज्य के और अपने जनसंघर्ष की बात करने आए, उसको मेरा एक नम्र निवेदन है कि ये सरकार की नीतियां के बारे में यहाँ जो जितने लोग बैठे हैं उनको सबको मालूम है, मगर आपका संघर्ष क्या है, खास तौर पे जल, जंगल, जमीन और खनिज को लेके उसका बयान करें तो वो अच्छा रहेगा। अभी मैं निमंत्रित कर रहा हूँ रामाश्रय यादव यूपी से, जो कृषि भूमि बचाओ मोर्चे के हैं, और उनको मेरा निवेदन है कि कृपया 5 मिनट मतलब 5 मिनट का ख्याल रखें। सम्मानित अध्यक्ष मंडल, संचालक महोदय और इस जनसंघर्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन में आए हुए विभिन्न प्रांतों से मेरे जुझारू साथियों, जय किसान, जय भारत। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, रामाश्रय यादव मेरा नाम है। मैं जनसंघर्ष समन्वय समिति का सह संयोजक भी हूँ। हमारे क्षेत्र में आप लोगों ने नाम सुना होगा, जब 2007 में मायावती सरकार बनी हुई थी, गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना चली, जो कि 1047 किलोमीटर लंबी थी, और उसमें गंगा एक्सप्रेस को मिला करके और उसके 6-9 लिंक मार्गों को मिला करके लगभग 32 लाख हेक्टेयर जमीन जा रही थी। इस विनाशकारी परियोजना का विरोध करने के लिए हम सभी साथियों ने जो है राजनीतिक जो बात आप कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों से भी बात की,
और साथियों से बात किया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि आप आवाज उठाओ, हम साथ में हैं। जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो जो बात यहाँ जो है संघर्षों के सम्मेलन की चल रही है, उसमें जब हम लोगों ने आवाज उठाया तो जिनकी जमीन जा रही थी वो तो साथ आना शुरू कर दिए। इसके बाद उसके साथ जो जुड़े हुए लोग थे गंगा से, जिसे मछुआरे जुड़े हुए थे, उस क्षेत्र से कुम्हार है, कुहार है, जिनकी रोजी रोटी जो किसानों से चलती थी, वो सारे लोग साथ धीरे धीरे आते चले गए। और नतीजा ये हुआ कि जो पार्टी के लोग भी थे वो भी हमारे सहयोग में साथ में चलते रहे। और ये परियोजना जो है 2013 में जो है लगभग जो खंडे बस्ते में चली गई, जिससे जो हमारे क्षेत्र के पूरे जो किसानों की रोजी रोटी बची हुई है। ये किसानों के जो है वजूद का सवाल है, जो भूमध्यगण ये किसानों के वजूद का सवाल है। और इस जमीन से किसानों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आजीविका मिलती है। इसके लिए जिस तरह से हम साथियों ने जो है पूरे सोचा कि ये पूरे प्रदेश में अगर ये परियोजना नहीं रुकेगी तो ये जो पूरा किसानों का, उनके साथ जो खेतिहर मजदूरों का, गरीबों का, आदिवासियों का सबका नुकसान हो रहा था। हमारे कन्नड़ के भी साथी हैं, यहाँ आए हुए हैं, और इलाहाबाद के भी साथी आए हुए जो कि अभी कृष्णा प्रोडक्ट में जो है थर्मल पावर प्लांट में उनकी जमीन जा रही है, वहाँ बेदखल किया जा रहा है। उस आंदोलन को भी हम लोगों ने देखा है और काफी जो है उसमें सुविधा हुई थी, लेकिन इधर कुछ परिस्थितियों के चलते, सरकार के दबाव के चलते वहाँ जो है काफी समय वो जो है संकट की घड़ी में है, फिर भी अपना हौसला रखे हुए हैं और अभी वो भी लड़ाई चल रही है साथियों। तो इस तरह से सबका समन्वय बना करके एक साथ अगर लड़ाई को धार दिया जाएगा तो इस देश के सरकार और प्रदेश की सरकार में ऐसा कोई दम नहीं है जो आप सभी संघर्ष साथियों के लड़ाइयों को जो दबा सके और आपके जो है हौसला को रोक सके। आप अपने जो है आंदोलन में हमेशा सफल होंगे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय किसान, जय भारत। धन्यवाद। अब यूपी से मैं गंभीरा प्रसाद जी जो सोनभद्र से आए थे, गंभीरा प्रसाद जी, और उसके बाद नवदा राणा खीरी दुधवा नेशनल पार्क से आए, वो तैयार रहे। आदरणीय देश के विभिन्न कोने कोने से आए हुए आंदोलनकारी साथी, मंचासीन, आप सबों के सामने मैं बताने जा रहा हूं कि मेरा घर सोनभद्र जिले में पड़ता है। मेरे यहाँ एक कनहर परियोजना बन रहा है। कनहर परियोजना के खिलाफ हम लोगों ने धरना दिया। 116 दिन धरना चली। वहां सरकार के लोग हमारे धरने के कुचलने के लिए 14 अप्रैल 2015 को गोलियां चलाई। इसके अलावा 18 अप्रैल 2015 को धरना को पूरी तरह कुचला गया और मुझे जेल भी जाना पड़ा। 20 अप्रैल 2015 को मैं जेल गया 8 महीने के लिए। फिर भी अभी भी संघर्ष जारी है और हमारे यहाँ कनहर परियोजना से विशेषकर परेशानी है। उत्तर प्रदेश की सरकार वहाँ विस्थापितों के साथ अनदेखी कर रही है और हमारे यहाँ कैमूर घाटी में कैमूर एजेंसी के माध्यम से सेटलमेंट सर्वे चला। इसके बाद 2006 में वनाधिकार कानून बन गया। वनाधिकार कानून का भी 100% पालन आज तक अभी नहीं हो पाई। मैं बताना चाहूंगा कि जिन किसानों को भूमि 5 एकड़ चाहिए था, उनको कहीं 1 एकड़, कहीं 1 हिस्से इस तरह से हुआ। यानी आधे से कम, कौन कहे 100 में 5% वनाधिकार कानून का पालन हुआ। अभी जो है 95% अधूरा रह गया। इसी तरह कैमूर एजेंसी का सर्वे हुआ, उस सर्वे का भी 100% पालन नहीं हो पाई।
मैं चाहता हूं कि वनाधिकार कानून जैसे कानून और संविधान का पालन किया जाना आवश्यक है। और मेरा ये मानना है कि जैसे मेरे धरने को कुचला गया, मेरे संघर्ष को कुचला गया, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि देश के सभी कोने कोने से आए हुए आंदोलनकारी साथियों का एक ऐसा समन्वय बने कि वहां पर जहां भी आंदोलन हो, जहां अन्याय होता हो, वहां एक साथ मिल करके एक मंच पर आकर के सभी लोग संघर्ष किया जाए और हम लोग जीत हासिल करें। दूसरी बात, बहुत से आंदोलनकारी साथी हैं, मैं चाहता हूं कि सरकार, जैसे कि अभी यहाँ लिखा हुआ है कि संविधान का सम्मान हो, जैसे कि आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा मैं अपने आप में विचार करता हूं। सरकार देखिए सब विचार को बदलता है। ये हमारे याद में महात्मा गांधी के स्थान पर ये था, ये अशोक स्तंभ, आप लोग जानते होंगे, बहुत ही बड़ा लड़ाई का विषय ये भी है। ये अशोक स्तंभ को हटा करके यहाँ छोटा सा कर दिया गया। अगर इसको फाड़ करके निकाल दिया जाए तो रुपया ये चल जाएगा, लेकिन इधर फट जाएगा तो रुपया नहीं चलेगा। तो अब समझ लीजिए कि ये संविधान की चीज रहा। हमारे देश में देश के बाबा और देश के दादा, देश के राष्ट्रगुरु और देश को आजाद करने के लिए बहुत से लोग लड़े और हमारे देश में देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण बहुत से हैं। अगर सबका नाम इसी तरह हो तो राष्ट्र का और संविधान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए उचित बात यह है कि राष्ट्र और संविधान के पालन में जो संवैधानिक चीज है उसका पालन होना चाहिए। मैं सभी आंदोलनकारी का थोड़ा इस पर ध्यान आकर्षित करा रहा हूं कि इसको भी नजर अंदाज किया जाना चाहिए या तो फिर इसको लेना चाहिए अपनी लड़ाई के साथ। तो मैं चाहता हूं कि जैसा कि अभी बात चला था भूमि अधिकार और भूमि अधिग्रहण कानून, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत अभी हम लोग मुकदमा भी लड़ रहे हैं और मेरा ख्याल है कि आप सभी लोग मेरे आंदोलन को भी धार देंगे और हम चाहेंगे कि आप सबों का परिचय मैं लेकर के जाऊंगा और आपको हम अपना परिचय दे करके भी जाएंगे। इसी पर अपना वाणी विराम करता हूं। जय। मेरा नाम निवादा है, उत्तर प्रदेश से लखीमपुर खीरी से मैं आई हूँ। इस सभा में सभी सम्मानित मेरे माता और भैया सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आदिवासी राणा हूँ, वनवासी। जो हम अपने क्षेत्र में लड़ाई लड़े हैं वन संसाधन को लेके और उसमें हमें बहुत परेशान वन विभाग कर रहे। अब हम अपने अधिकार को लेके तमाम हासिल जीत किए हैं। जलौनी लकड़ी, जल, जंगल, जमीन, खागर, मछली, हर चीज हम लड़ाई लड़के ले रहे हैं और अपने आने वाले दिनों में 27 तारीख को जो हम फार्म भरे हैं अपने वन अधिकार कानून का, और जंगल में जब जाते हैं तो बहस होती है, 4 विभाग के हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। हम अपने कानून को लेके उनके मुंह बंद करते हैं, अपनी जरूरत की चीज लेते हैं। और यहाँ मैं देख रहा हूँ सभी भाई लोग बोलते हैं, बहन कम बोलती हैं और जब तक महिला नहीं आगे निकलेगी, अपनी जीत नहीं हासिल करेगी, हम अपने क्षेत्र में महिला एकता होके जंगल में जाते हैं और हर चीज को लेते हैं, क्योंकि धरती एक माँ है, हम भी एक माँ हैं। अगर माँ नहीं होगी तो रोटी नहीं होगी। मैं अपनी बात यहाँ से विराम दूँ।
धर्मदेव उपाध्याय जी, भारतीय किसान यूनियन, उत्तर प्रदेश से। उसके बाद हमारे महाराष्ट्र के कॉमरेड किशन गुर्जर जी तैयार रहे। संचालक महोदय, भारतीय किसान यूनियन, आप सुधार कर लीजिए, भानु में जोड़ना होगा। भारतीय किसान यूनियन भानु किसानों का एक संगठन है। उसमें हम लोग यमुना बचाओ पद यात्रा किए हुए हैं और ये संघर्ष हमारा जारी है, क्योंकि यमुना जिस प्रकार से प्रदूषित हैं वो सभी को मालूम है। और वो यमुना बचाओ इस पद यात्रा ही नहीं, हम संपूर्ण नदियों का इस तरीके से एक आंदोलन चलाएंगे, ये हमारा संकल्प है। इसके साथ किसान संबंधी सभी बिंदुओं पर भूमि अधिग्रहण कानून, ये प्रयास हमारा पहले से था और इसके लिए आप लोग भी लगे। हम सभी संगठनों के साथ हर महीने के हर दिन हमारा मीटिंग हुआ करता है और अधिक से अधिक संख्या में हम लोग जब भी चलते हैं तो आंदोलन करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे संगठन के तमाम गुट आपके साथ जुड़े। हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि इन संगठनों का नाम भी आप इसमें ले लें, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन किसान संबंधी एक बड़ा संगठन है जो प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में हर जगह ये स्थापित हो चुका है। और ये महात्मा शिकायत के बाद भानु जी, अम्बावता जी, तमाम संगठनों से के हैं। सभी लोगों का लक्ष्य एक है। इस लक्ष्य के माध्यम से सबको एक होने का एक बहुत बड़ा समय आ चुका है। जैसा कि पिछले सत्र में हमारे महान लोग बड़ी बड़ी बातें किए हैं, एक समय आएगा, जब समय आता है तो सारे आपके संकल्प पूरे हो जाते हैं, क्योंकि आप एक तपस्वी हैं। आपसे बढ़कर के कोई तपस्या नहीं करता। ये संत तो एक नाम है, संतों से बढ़ के आप संत हैं। आपके मन में जब आएगा तो मंच पर जितने भी लोग हैं मैं उनका गुजार हूँ, आपका गुजार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमें जल्दी देना। उसके बाद सरोज सरपति जी उड़ीसा से तैयार रहे। सरोज जी आप ऊपर ही आ जाइए। आदरणीय मंच और भारतवर्ष से आए हुए सभी साथियों को मैं साथ सलाम करता हूं। दोस्तों, हमारे महाराष्ट्र में वनाधिकार कानून का 4000 अर्जी भरा गया, मगर जो कानून का अमल करना था वो जिन लोगों ने करना चाहिए था उन्होंने न करते हुए पूरा अमल फॉरेस्ट ने किया। जिसकी वजह से 2,82,000 दावेदारों को अपात्र किया गया और 1,18,000 के ऊपर जो पात्र हुआ उनको भी कानून के अनुसार जो 4 हेक्टेयर तक जमीन देना चाहिए थे जो उनके कब्जे में है, मगर किधर 2 गुंठा, कुछ 1 गुंठा, कुछ 15 गुंठा, 1 एकड़, 2.5 एकड़ से ऊपर किसी को नहीं दिया। उसके बाद गायरान जमीन बहुत बड़ा किसानों ने कब्जे में लिया है जो पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, वो भी नाम पर होने का मुद्दा है। देवस्थान का भगवान के नाम पर जमीन है, भगवान जोतने को आता नहीं, किसान ही जोतते हैं और वो एक पीढ़ी से नहीं कई पीढ़ियों से जोतते हैं। मगर पिछला जो राष्ट्रवादी का सरकार उन्होंने उनको हटाने का कोशिश किया, हमने उनको खदेड़ दिया, मगर अभी ये बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस का सरकार नया कोशिश कर रहा है, उसको भी हम खदेड़ने का काम करेंगे। एक वर्कर्स जमीन एक नाम है हमारे महाराष्ट्र में। आपको सबको पता होगा कि महाराष्ट्र किसान सभा का शुरुआत
कॉमरेड गोदावरी परुलेकर, कॉमरेड शामराव परुलेकर ने ठाणे जिला से शुरू किया। उस ठाणे जिला में जो साहूकार ने पूरा जमीन आदिवासियों का कब्जे में लिया था, हड़प लिया था, वो जमीन लाल बाबा किसान सभा के रहते हुए कॉमरेड गोदावरी परुलेकर के नेतृत्व में जो कब्जे में लिया, और वो जमीन सब साहूकार भाग गए वहां से। मगर अभी जमीन का भाव बढ़ गया। वो साहूकार किधर रहता है पता नहीं किसी को, मगर ये दलाल लोग जाके वो जमीन बेचने का काम कर रहे हैं। उसको भी पूरी तरह से, यदि किसी ने जमीन खरीदी किया हो वो भी जमीन देते नहीं। ये जो 4 महीने का सवाल है इसको लेकर, और अभी हाल ही में महाराष्ट्र में जो गए 3 सालों से अकाल था, कई जिलों में गए, खास करके मराठवाड़ा विदर्भ रीजन में जो अकाल था, वो अकाल का सवाल लेकर, किसानों के सवाल लेकर जो जबरदस्त आंदोलन खड़ा करने का, एक बाजू में जमीन का सवाल और दूसरे बाजू में किसानों को कर्जा मुक्ति करो, किसानों को और कुछ राहत देना है तो, ये सब बातें लेते हुए महाराष्ट्र किसान सभा के नेतृत्व में नासिक में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। 1 लाख लोगों ने 2 दिन महापड़ाव किया, तब जाके देवेंद्र फडणवीस सरकार को होश आया और उसने तुरंत हमारे नेताओं को चर्चा के लिए बुलाया। उसमें आश्वासन भी दिया था। अच्छा, आश्वासन देने के बाद कुछ बातें अमल में शुरू किया, मगर अभी भी कुछ बातें अमल नहीं कर रहा है। हाल ही में हमारा किसान सभा का महाराष्ट्र इकाई का मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में हमने निर्णय लिया है इस सरकार को सभी बातों, किसानों के जो खेती माल का सवाल का मुद्दा होगा, जमीन का मुद्दा होगा, और जो भी मुद्दे होंगे किसानों के, वो उस मुद्दे के ऊपर उसको हर बात में किसानों के हित में बात करना होगा, उसको अमल में लाना होगा, निर्णय लेना होगा, और वो अमल करने को लगाएंगे। ऐसा निर्णय हम लोगों ने लिया है, और वो ये आंदोलन इसके आगे भी जोर से चलता रहेगा। इसी आश्वासन के साथ मैं इधर रुकता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। संजय जी हरियाणा से उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम। मैं उड़ीसा से सरस्वती ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरा कोल के ऊपर बेस है। तो अभी जो इंडिया में जो अभी थर्मल पावर प्लांट, अगर आप उसमें से जो प्रोडक्शन हो रही है, अगर आप देखोगे तो 1,76,400 समथिंग मेगावाट उसमें थर्मल से हो रहा है। पूरे इंडिया में अभी 2015-16 में अगर आप देखोगे तो 2,80,303 मेगावाट 2015 और 16 का ही रिपोर्ट में बता रहा हूँ। तो उसमें से क्या होता है कि 1,76,000 जो अब हमने निकाल रहे अभी थर्मल पावर प्लांट से, तो पूरा हमारे डिस्ट्रिक्ट से ही ज़्यादा कोल थर्मल पावर प्लांट होता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट से ही होता है, एनटीपीसी है। और उसमें से जमीन जा रहा है कभी 10,000 हेक्टेयर के ऊपर, और उसके ऊपर 2030 तक यहाँ केंद्र सरकार के प्लान ये है कि उसको 30 लाख मेगावाट के बढ़ाने के लिए। तो उसी हिसाब से है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है 10 लाख हेक्टेयर ऊपर से जमीन जा रहा है, और उसमें से निकलेगा शायद कोई 10,000 मेगावाट और भी प्लांट बिठाने वाले हैं। तो उसमें से जो विस्थापित हो रहे हैं तो उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। और पहले से मैं ये बता रहा हूँ कि हीराकुद में जो हमारे मेगा पावर प्लांट जो हाइड्रो पावर प्लांट बिठाए गए थे, अभी तक तो उनको विस्थापित के लिए उनको पैसा भी नहीं मिला अभी तक। अभी देखिए हमारे कलिंग नगर में टाटा भी हुआ है, अभी तक उनको भी पैसा नहीं मिला। टाटा भी शुरू करने वाला है, उसका प्रोडक्शन भी शुरू करने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हमारा कंधमाल में जो 5 आदमी मर गए अभी, मतलब जो कि सिविलियन है, जो कि नक्सल के हिसाब से बता के उनको फायरिंग कर दी है। अभी सेंटर से गए, वो लोग भी रिपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं ये लोग मतलब सिविलियन है, और जो हमारे राज्य सरकार के जो हिसाब से जो उन लोगों ने जो फायरिंग किए थे वो गलत है। तो उस हिसाब से जितना सारा थर्मल पावर प्लांट से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में बनता है उसमें से जो विस्थापित होंगे अभी 8,000 मेगावाट समथिंग हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट से बन रहा है थर्मल पावर प्लांट। अभी मतलब मंजूरी भी मिल गया सर, वो कुछ जगह में उसके लिए मतलब अपोजिशन भी हो रहा है। आगे की देखा जाएगा क्या आंदोलन होता है उसमें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे अगर ये पूरा आंदोलन पूरा इकट्ठा हो जाएगा तो हमारे उड़ीसा में भी हमें कुछ ये करने के लिए कुछ मतलब सपोर्ट मिलेगा। बस उतना ही, धन्यवाद। संजय जी हरियाणा से है, हरियाणा से धन्यवाद।
मंच के साथी और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से आए जनसंघर्ष और देश के विभिन्न इलाकों से आए जनसंघर्ष के साथी हैं, उनको मेरा क्रांतिकारी सलाम, अभिवादन। मैं मूलतः हरियाणा से तो नहीं हूँ, बिहार से हूँ, लेकिन हरियाणा में थोड़ा बहुत काम करता हूँ। हरियाणा के मैं उस क्षेत्र से हूँ जिसको हरियाणा का काला पानी कहा जाता है। और बड़ी मजेदार बात है कि गुड़गांव की चमकती बिल्डिंगों से लेकर महेंद्रगढ़ जिले का ऐसा इलाका जहाँ पानी भी नहीं है, बड़ी अजीब सी तस्वीर बयां करता है वो। और मैं आशा कर रहा था कि यहाँ आसलवाद से भी लोग आएंगे जहाँ पुलिस फायरिंग हुई थी, और ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है साथी, हम लोग वहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारा महेंद्रगढ़ जिले से एंट्री कर रहा है हरियाणा में। तो पिछली बार जो पहला जो गांव और वहीं पर ये जो लॉजिस्टिक हब के नाम